पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के मॉरल और फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और लीगल रीजंस को तफसील से समझेंगे। अगर आपको पिछले लेक्चर के बारे में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। लीगल रीजन का मतलब है वो लॉज और रेगुलेशंस जो हर मुल्क में ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए एनफोर्स करते हैं। हर कंट्री का अपना लीगल फ्रेमवर्क होता है जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती तो अथॉरिटीज एनफोर्समेंट एक्शन ले सकती हैं, जैसे फाइन्स, पेनल्टीज और कभी-कभी इम्प्रिजनमेंट तक। सिंपल लफ्जों में, अगर आप लॉ फॉलो नहीं करते तो आपको कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन का मतलब है हेवी फाइन्स और कई कंट्रीज में रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स को जेल भी हो सकती है। दुनिया में कोई ऐसा ग्लोबल लॉ नहीं है जो हर कंट्री के वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी को गवर्न करे। हर मुल्क अपने इश्यूज और कंसर्न्स के हिसाब से अपने लॉज बनाता है, लेकिन अक्सर कंट्रीज बेसिक अप्रोच अडॉप्ट करती हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिमिलर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं। इस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है। ज़्यादातर कंट्रीज ILO के मेंबर हैं। ILO के दो मेजर आउटपुट्स हैं, कन्वेंशंस, रिकमेंडेशंस। कन्वेंशंस असल में इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO अडॉप्ट करती है। ये लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लेकिन तभी जब कोई कंट्री इन्हें रैटिफाई करती है। रैटिफिकेशन का मतलब है कि वो कंट्री ऑफिशियली अग्री करती है और फिर अपने नेशनल लॉज में इन स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करती है। कन्वेंशंस का पर्पस ये होता है कि हर मेंबर कंट्री मिनिमम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। हर मुल्क अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिटेल चेंज कर सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1981 में ILO ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C155 अडॉप्ट किया। इस कन्वेंशन का मेन फोकस ये है कि हर कंट्री एक नेशनल पॉलिसी बनाए जो वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करे। ये कन्वेंशंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर एक बेंचमार्क सेट करते हैं। अगर पाकिस्तान या इंडिया इन कन्वेंशंस को रैटिफाई करते हैं तो उनके लॉज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के क्लोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। रिकमेंडेशन गाइडलाइंस होती हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ये डिटेल्ड गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि कन्वेंशंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। रिकमेंडेशंस का पर्पस ये होता है कि मेंबर कंट्रीज को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं ताकि वो अपने नेशनल लॉज और वर्कप्लेस प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, 1981 में जब ILO ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C155 अडॉप्ट किया तो उसके साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन R164 भी इशू हुई। ये रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेल में बताती है, जैसे सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क, ट्रेनिंग, रिस्क असेसमेंट और इमरजेंसी प्लानिंग। सिंपल लफ्जों में, कन्वेंशन इक्वल्स टू मिनिमम स्टैंडर्ड लीगली बाइंडिंग आफ्टर रैटिफिकेशन, recommendation equals to detailed guidance, best practices, non-binding। ये दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क पर बेस्ड हो। आज ज़्यादातर कंट्रीज ने C155 और R164 को रैटिफाई करके अपने नेशनल लॉज में इंप्लीमेंट किया है। इन डॉक्यूमेंट्स का मेन थीम ये है कि एम्प्लॉयर पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो वर्कप्लेस, टूल्स, सिस्टम्स और मेथड्स प्रोवाइड करता है। साथ ही वर्कर्स पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करें ताकि सेफ्टी और हेल्थ रिस्क ना हो। चलिए अब हम देखते हैं कि कन्वेंशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पर क्या जिम्मेदारी डालता है। लेकिन इससे पहले एक बात, आपको ये कन्वेंशन और रिकमेंडेशन ILO की वेबसाइट पर ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप गूगल पर C155 या R164 सर्च करेंगे तो पहला लिंक ओपन करते ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वैसे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो C155 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन के आर्टिकल 16 में दी गई हैं।
एम्प्लॉयर्स को इंश्योर करना है कि वर्कप्लेसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट और प्रोसेसेस सेफ हों और हेल्थ के लिए रिस्क फ्री हों। एम्प्लॉयर्स को इंश्योर करना है कि केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो उनके कंट्रोल में हैं वो हेल्थ के लिए रिस्क फ्री हों। एम्प्लॉयर्स को एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है ताकि एक्सीडेंट्स और हेल्थ रिस्क प्रिवेंट किए जा सकें। ये ड्यूटीज कन्वेंशन में जनरल वर्डिंग में दी गई हैं। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है R164 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन, जो प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस बताता है। सेफ वर्कप्लेसेस और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। हर एम्प्लॉयर को इंश्योर करना चाहिए कि वर्कप्लेस और टूल्स सेफ हों और कोई हैजर्ड ना हो। अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग देना। वर्कर्स को प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग देना ताकि वो सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकें। नेसेसरी सुपरविजन अरेंज करना। काम पर मॉनिटरिंग और सुपरविजन होनी चाहिए ताकि अनसेफ एक्ट्स अवॉइड हों। हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स अडैप्ट करना अकॉर्डिंग टू साइज और नेचर ऑफ बिजनेस। छोटी और बड़ी कंपनीज के लिए अरेंजमेंट्स अलग होंगे, लेकिन हर केस में इफेक्टिव होने चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इक्विपमेंट फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करना। पीपीई वर्कर्स को फ्री देना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्किंग आवर्स को सेफ रखना ताकि हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट ना हो। ओवरवर्क और अनसेफ शिफ्ट्स अवॉइड करनी चाहिए। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल फटीग एलिमिनेट करने के मेजर्स लेना। रेस्ट ब्रेक्स, रोटेशन और वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है। नॉलेज अपडेट करते रहना ताकि कंप्लायंस मेंटेन हो। एम्प्लॉयर्स को लेटेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और लॉज के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली एम्प्लॉयर पर होती है, लेकिन कन्वेंशन ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि वर्कर्स का भी रोल क्रिटिकल है। उन्हें भी ड्यूटीज दी गई हैं ताकि वर्कप्लेस सेफ रहे। अब हम एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। कन्वेंशन जहां एम्प्लॉयर पर जिम्मेदारी डालता है, वहीं एम्प्लॉयज़ को भी जिम्मेदार बनाता है। चलिए देखते हैं एम्प्लॉयज़ की क्या जिम्मेदारियां हैं। R164 के मुताबिक एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अपनी और दूसरे लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखना जो उनके एक्शंस या इनएक्शन से अफेक्ट हो सकते हैं। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स को फॉलो करना। सेफ्टी इक्विपमेंट को सही तरह यूज़ करना और उसके साथ टैंपरिंग ना करना। हर वो सिचुएशन रिपोर्ट करना जो हैजर्ड बन सकती है और जो वो खुद करेक्ट नहीं कर सकते। हर वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या इल हेल्थ को रिपोर्ट करना। अच्छा, कन्वेंशन और रिकमेंडेशन सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं देती, बल्कि एम्प्लॉयज़ को राइट्स भी देती है। बेसिक राइट टू अ सेफ वर्कप्लेस के अलावा एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट्स हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयर ने जो एक्शंस लिए हैं सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, उनके बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। राइट टू ट्रेनिंग। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में ज़रूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। राइट टू कंसल्टेशन। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट करना चाहिए हर वो मैटर जो उनके काम से रिलेटेड सेफ्टी और हेल्थ पर अफेक्ट करता है। राइट टू लीव डेंजरस वर्कप्लेस। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि वर्कप्लेस में इमिनेंट और सीरियस डेंजर है जो उनकी लाइफ या हेल्थ को रिस्क में डाल रहा है, तो वो वर्कप्लेस छोड़ सकते हैं और उनको वापस आने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक वो सेफ ना हो। इसकी मजीद तफसीलात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जरूर विजिट करें। अब हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की जिम्मेदारियां देख ली हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा ना करे तो एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या एक्शन ले सकती हैं और क्यों कंपनीज को इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज देखते हैं। दुनिया भर में हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को एनफोर्स करने के लिए कोई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है। हर मुल्क या रीजन का अपना लीगल और एनफोर्समेंट सिस्टम होता है, लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आमतौर पर फॉलो किए जाते हैं। हर मुल्क में एक या ज़्यादा एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को एनफोर्स करती हैं। इन एजेंसीज को आप हेल्थ एंड सेफ्टी की पुलिस फोर्स समझ सकते हैं। ये एजेंसीज एडवाइस देती हैं, वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेट करती हैं, फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन लेती हैं ताकि एम्प्लॉयर लॉ को फॉलो करे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं उन लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो ऑफेंसेस कमिट करते हैं। इसके अलावा कई मुल्कों में अलग फायर अथॉरिटी होती है जो फायर सेफ्टी लेजिस्लेशन इन्फोर्स करती है और एम्प्लॉयर्स को एडवाइस देती है। कुछ मुल्कों में इंश्योरेंस कंपनीज भी सेफ्टी एनफोर्स करने में मेजर रोल प्ले करती हैं। वो रेगुलर इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स करती हैं। अगर स्टैंडर्ड्स पुअर हैं तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज कर सकती हैं या इंश्योरेंस देने से इनकार कर सकती हैं जब तक स्टैंडर्ड्स इंप्रूव ना हों। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज भी हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फोर्स करने में किरदार अदा करती हैं। अब हम देखते हैं अगर लॉ फॉलो ना किया जाए तो क्या नताइज हो सकते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन का ब्रीच आमतौर पर क्रिमिनल ऑफेंस होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। अगर आप लीगल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते तो ये चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शन।
एनफोर्समेंट एजेंसी आपको मजबूर कर सकती है कि आप वर्कप्लेस में इंप्रूवमेंट करें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। अगर रिस्क ज्यादा है तो वो आपको हाई रिस्क एक्टिविटीज बंद करने का ऑर्डर दे सकती है जब तक इंप्रूवमेंट्स नहीं होती। और अगर आप इस एनफोर्समेंट एक्शन को भी इग्नोर करते हैं तो वो खुद एक ऑफेंस बन जाता है। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर केस कोर्ट तक गया और प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल हुई तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा। कभी कभी ये फाइन्स इतने बड़े होते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल सकती है। नंबर 3, प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और वर्कर्स भी कोर्ट में प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। पनिशमेंट हो सकती है फाइन या इम्प्रिजनमेंट। सिविल लॉ कॉन्सिक्वेंसेस। सिविल लॉ के अलावा एक और चीज है कॉम्पेंसेशन। अगर कोई वर्कर वर्कप्लेस एक्सीडेंट में इंजर्ड होता है तो वो 2 तरीकों से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। सिविल लीगल एक्शन। वर्कर अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस फाइल करेगा और प्रूव करेगा कि एम्प्लॉयर नेग्लिजेंट था। नेशनल या रीजनल कॉम्पेंसेशन स्कीम्स। कुछ कंट्रीज में वर्कर को नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। तो देखा आपने, लीगल कंप्लायंस इग्नोर करना सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि आपको क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना सिर्फ मॉरल और फाइनेंशियल रीजन से नहीं बल्कि लीगल रीजन से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ILO के अलावा भी कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स का। ISO ने डेवलप किए हैं ISO 9001 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है और ISO 14001 जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। ये लीगल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं लेकिन दुनिया भर की कंपनीज इन्हें अडॉप्ट करती हैं क्योंकि ये गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसका रिजल्ट है एक कॉमन अप्रोच क्वालिटी और एनवायरमेंटल मैटर्स को मैनेज करने के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए भी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये स्टैंडर्ड कंपैटिबल है दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के साथ जैसे ISO 9001 और ISO 14001। टेक्निकल लेवल पर ISO ने हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं जहां मशीनरी वगैरह को कंप्लाई करना होता है, जैसे कि ISO 12100 सेफ्टी ऑफ मशीनरी। इन स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस सेफ्टी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इसलिए नेशनल लेजिस्लेशन अक्सर इनका रेफरेंस देती है। अगर आपको किसी लॉ स्टैंडर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिल सकती है, अब हम इसको देखते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज से मिलती है। ये बॉडीज गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करती हैं जो लीगल स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड करते हैं। आजकल इनके वेबसाइट्स भी वैल्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आपको UK स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वेबसाइट है हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव UK www.hsc.gov.uk। USA के स्टैंडर्ड जानने के लिए आपको OSHA की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी OSHA के नाम से है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के लिए भी OSHA की वेबसाइट है यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क EU। ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के लिए कॉमर्स के नाम से वेबसाइट है। इस सब वेबसाइट के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको एक बार इन्हें जरूर विजिट करना चाहिए। ये सोर्सेज आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कंप्लायंस के लिए जरूरी है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।